खाली ज़मीन पड़ी है और उसके ऊपर जब मकान बनता है तो वो मकान बनने के बाद जो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। कम से कम 10,000 लोगों को मैंने घर दिया है। जो अच्छी सलाह दे, अच्छी तरीके से गाइड करे कि घर कहाँ से लेना है, कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करनी है। शायद इसलिए हमारे जैसे लोग भी आपके जैसे कंपनीज की तलाश में रहते हैं। तो वास्तु जो होता है वो होता है आपका संतुलन और योजना, और शेयर होता है आत्मविश्वास। जो खरीदार, जो कस्टमर्स रहते हैं, उनकी क्या गलतफहमी रहती है। जावेद साहब ने बहुत अच्छा एक पोएम बोली थी। जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है, जलती दोपहर में पारे मारे घूमते हो तुम, वो कमरा याद आता है। सर, रेरा ने कस्टमर्स को कितना सुरक्षित किया है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के पास कोई टेक्निकल दोस्त नहीं है जो सही सलाह दे पाए। एक घर खरीदने का सही समय कौन सा रहता है। सबको माल बेचना है, किसी को गाइड करने के लिए टाइम नहीं है। जिनको जिनको घर लेना है, सो दिस इज द राइट टाइम। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के वेल नोन नाम है, मिस्टर ललित पाटिल। इन्होंने अपनी 20 साल से ज्यादा की जर्नी में इंडस्ट्री के लीडिंग बिल्डर्स और बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के साथ काम किया है और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से इंडस्ट्री में एक मजबूत पोजीशन बनाई है। आज ये अपनी खुद की कंपनी के फाउंडर है और रियल एस्टेट के फील्ड में नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं अपनी गहरी नॉलेज, प्रैक्टिकल इंसाइट्स और ऑनेस्ट अप्रोच से। इनका विजन है इंडिया का सबसे भरोसेमंद बायर साइड कंसल्टेंट कंपनी बनाना, जो प्रॉपर्टी नहीं सलाह बेचता है। आज हम उनसे समझेंगे रियल एस्टेट की असली ग्राउंड रियलिटीज, मार्केट के ट्रेंड्स और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ रियल लाइफ लर्निंग्स। अगर ये पॉडकास्ट आपको 1% भी हेल्प करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हो तो इनसे कंसल्ट जरूर कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट एंड एंजॉय द एपिसोड। नमस्कार, आज हमारे साथ है द रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर ललित पाटिल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में और शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। सर, एक्चुअली मुझे ये मालूम है कि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट होगा रियल एस्टेट में। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपने सोचा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद कई साल में कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा था। वैसे तो अगर देखा जाए तो घर में सभी बड़े भाई लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते थे, तो शुरू से सिविल के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता थी, देखी थी। बट उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं पूना आया, मुंबई काम किया, तो वो एक देखते हो कि कोई खाली ज़मीन पड़ी है और उसके ऊपर जब मकान बनता है तो वो मकान बनने के बाद जो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है वहाँ का, तो आपको समझ में आता है कि एक चीज़ वहाँ पे बनी है। तो वो देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में आया और उसके बाद रियल एस्टेट फील्ड में आया। कैसा था इन 20 सालों का एक्सपीरियंस, क्या सिखाया इन 20 सालों में? बहुत चीज़ें सिखाई। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जब पूना में फर्स्ट टाइम आए तो 20 साल पहले यानी 2005 के आसपास हम लोग पूना में आए, तो मैं और मेरा दोस्त अजिंक्य, हम लोग एक छोटी सी रूम में रहते थे शिवाजी नगर में, और वहाँ से करियर स्टार्ट किया। बड़े बड़े बिल्डर के साथ काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ से मिला कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका कैसा है, उनकी सोच क्या है। और वो ऐसा टाइम था कि जब पूना ग्रो होने के लेवल पे था, यानी आईटी पार्क आने वाला था। हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया तो उसी टाइम में लेमन ब्रदर गया था यूएस वाला, तो एक रिसेशन पीरियड आया था। तो उसके बाद रिसेशन के बाद फिर से रियल इस्टेट, पूना नहीं महाराष्ट्र या इंडिया का रियल इस्टेट फिर से एक अलग लेवल पे जाने वाला था। तब हम लोगों ने एंट्री किया इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और कई सारे प्रोजेक्ट अलग अलग लोकेशंस पे कंप्लीट किए, जैसे हार्ट ऑफ द सिटी पूना में, मारियट के पीछे एसबी रोड पे, फिर उसके बाद पीसीएमसी में, उसके बाद स्वारगेट के आगे। तो पूना के हर एरिया में काम करने के बाद कुछ चीज़ें अलग अलग समझ में आई कि हर
एरिया का कुछ अलग रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के साथ लोग आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पहली सीख थी कि हर एरिया का कुछ अलग रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफिल करना है उस डेवलपर को। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो समझ में आ रही थी। सो बेसिकली रियल इस्टेट ये हर एरिया के लिए चेंज हो जाता है। सर आपके स्टोरी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। हमें ये जानना है कि कैसे आपने शुरुआत की, एजुकेशन कहाँ से लिया, फिर आपने एक बड़े ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम किया, वो एक्सपीरियंस, और आज आपकी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है, तो ये हमें ज़रा डिटेल में बताइए। नहीं, शुरुआत अगर मैं करूँ तो मैं भी जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जैसे मैंने बोला कि घर पे कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड था, बड़े भाई लोग सारे पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो वो बैकग्राउंड था। बट मेरे पिताजी या मेरी माताजी ये दोनों फार्मर्स थे, तो घर में वो भी एक माहौल था अलग से। तो इंजीनियरिंग लोनी से जब मैंने पास आउट किया और अगले एजुकेशन के लिए जब मैं पूना आया, तो पूना से मैंने आगे का एजुकेशन किया इंजीनियरिंग में। तो मेरा एक दोस्त था वाडिया कॉलेज में, तो उसके साथ ही पैरासाइडर हम लोग सब लोग रह चुके। जब पूना में आप आते हो या मुंबई में जब जाते हो, बड़े सिटीज़ में जाते हो, तो आपका खुद का घर तो होता नहीं है, तो आपके पास दोस्त, यही सारी जी। चीज़ होती है। तो दोस्तों ने सहारा दिया। पहला रहने के लिए जगह जो थी वो वाडिया कॉलेज थी, वहाँ पे ओके। पैरासाइडर करके हम लोग रहते थे। अगर रेक्टर आता था तो हम लोग भाग जाते थे, तो ये सिचुएशन थी। आज मैं लोगों को कम से कम 10,000 लोगों को मैंने घर दिया है। राइट। मेरे खुद के 2-4 घर है, बट वो टाइम ऐसा था कि एक छोटा सा कमरा अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन केबीसी में जावेद साहब ने बहुत अच्छा एक कमरे के बारे में पोएम बोली थी। तो अगर वो देखा जाए तो हर एक बंदे का वो एक स्टार्ट स्टोरी है, तो हम लोगों का भी सेम ही था। तो पूना में पैरासाइडर करके रहे, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। और बेसिकली जब मैं कंस्ट्रक्शन में जा रहा था तो मेरा थॉट था कि मैं पूना से ज़्यादा मैं मुंबई के लिए मेरा क्रेज़ ज़्यादा था कि मुंबई हम लोग काम करें वहाँ पे जाके, क्योंकि हर एक बंदे का सपना होता है कि आप और बड़े शहर में जाओ। और तो बड़े पूना से ऑब्वियसली वो टाइम में 20 साल पहले बॉम्बे फेमस था कंस्ट्रक्शन जी। के लिए, रियल इस्टेट के लिए। तो मैंने कोशिश की पहले बॉम्बे से स्टार्ट करने के लिए। वहाँ पे भंडारी करके मेरे पहले बॉस थे, जिन्होंने मुझे रियल इस्टेट क्या होता है एक्चुअली, और एक मारवाड़ी सबसे बेस्ट आपका बेस्ट होता बिजनेस है जी। सिखा सकता है, तो उन्होंने मुझे मुंबई मार्केट दिखाया। तब मैं वैल्यूएशंस का काम करता था। हर एक प्रोजेक्ट पे जाके, हर एक फ्लैट पे जाके उसका एरिया चेक करना, उसका बैकग्राउंड चेक करना। तो उसकी हेल्प मुझे पूरी लाइफ मिली, क्योंकि जब बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन पीक पे था, वो टाइम में मैं हर कंस्ट्रक्शन पे जाके विजिट कर रहा था। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें एडजस्टमेंट्स होती थी। यानी अगर आप आपका ड्राइंग लेके जाते हो चेक करने के लिए उस फ्लैट पे, तो आप देखते हो कि वो फ्लैट अलग से ही बना है। राइट। वो ड्राइंग और एक्चुअल फ्लैट, उसका कोई तालमेल नहीं था। जी। लोगों ने हर एक इंच यूज किया था। तो वो जहन में बैठ गया था कि इस तरीके से भी कंस्ट्रक्शन को चेंज किया जा सकता है। सो बेसिकली मुझे बहुत अर्ली करियर के अर्ली एज में ये चीज़ें समझ में आ गई, जिसकी हेल्प मुझे आगे मेरे करियर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। तो वहाँ से फिर उन्होंने फिर उनका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था पीसीएमसी में। तो पूना तो डेवलप हो चुका था काफ़ी हद तक, पीसीएमसी स्टार्ट हो रहा था डेवलप होने में। तो पिंपळे सौदागर करके एक एरिया है, आज के डेट में सौदागर, पिंपळे गुरव ये एफसी रोड जैसा बन गया है। वो टाइम में ऐसा था कि अगर 4 बजे की लास्ट बस आपकी मिस हो जाए पीएमटी, तो आपको पैदल जाना पड़ता था। वो टाइम पे तो बाइक भी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन थी। तो वहाँ पे जाना है, तो मेरे कलीग थे जो बहुत सीनियर थे, अभी वो नहीं रहे, नाहर सर, उनकी काफ़ी याद आती है। तो वो हमेशा मुझे गावठान में एक मंदिर हुआ करता था, रोकड़ोबा मंदिर, वहाँ पे मैं मॉर्निंग जाके बैठता था वाडिया कॉलेज से। फिर वो मुझे वहाँ से पिक करते थे और पिंपळे गुरव को लेके जाते थे, जहाँ पे बस भी नहीं जाती थी। तो वहाँ से शुरुआत की, कंस्ट्रक्शन की पहली साइट वहाँ पे देखी 2006-07 के एंड में। तो वो पहला प्रोजेक्ट था जय गुरु अपार्टमेंट करके। वहाँ पे एक 5 माले का बिल्डिंग था। वो पूरा बिल्डिंग स्टार्ट टू एंड, एक्सकेवेशन से लेके पोजीशन तक, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। तो पहले ही एक्सपीरियंस में मुझे ये चीज़ पता चल गई कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से लेके
जब आप हैंड ओवर करते हो तो क्या चीज़ें होती है जो आपको मैटर करती है, कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट थी। जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो क्या होता है कि सेल्स जब लोग करते हैं तो उनको बेसिक कंस्ट्रक्शन नॉलेज नहीं होती है, नहीं होती। तो उनको सिर्फ ये पता होता है कि ये बिल्डर है और बिल्डर ने काफ़ी अच्छा ड्राइंग डिज़ाइन बनाया है और उसके तरीके से वो घर बना रहा है। बट एक्चुअल अगर आप देखा जाए तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाला बंदा होता है और जो लास्ट में पोजीशन करता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे गलती हुई। जी। जब मैंने पोजीशन दिया तब समझा कि पोजीशन में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पोजीशन होने के बाद मेंटेनेंस में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो गलती बहुत छोटी थी जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, अगर वहाँ पे मैंने वो रेक्टिफाई किया होता सो मे बी ऐसा होता कि वो गलती आगे जाके तकलीफ नहीं देती। तो वो चीज़ समझ में आई पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद कई साल मैंने कॉन्ट्रैक्टर पीएमसी करके होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो उसमें मैंने काम किया। उनके साथ काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए जहाँ पे खुद ही आप आर्किटेक्ट से डील कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंस कर रहे हो, आप ही कस्टमर से डील्स कर रहे हो, आप ही लैंड ओनर से बात कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ऑल इन वन। यस, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको सारी चीज़ें पता है। हालांकि कुछ भी आज भी पता नहीं है, बट वो टाइम ऐसा था कि आपको लगता है कि आपको अभी पता हो गया, सारी चीज़ें आपको आ रही है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर अगेन सेम स्टोरी कि आप एज के 26-27 पे आ गए हो, घर से प्रेशर आ रहा है कि शादी करो शादी करो। हम दोस्त लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। गोल्डन पीरियड होता है ना जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर देते हो और अर्निंग करने लग जाते हो, आपके जेब में 2 पैसे होते हैं और आपको मालूम होता है कि आपको क्या चाहिए था, क्या करना था, तो वो सारी चीजें आप करते जा रहे हो और अचानक से एक दिन कॉल आता है कि घर पे आ जा, लड़की देखने जाना है। तो वो ये चीज थी। तो उसके बाद फिर शादी करना है तो स्टेबिलिटी चाहिए। कहीं पे भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, सामने पूछेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं, और वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिक फर्म थी जिसमें मैं ही सारी चीज़ें कर रहा था। तो फिर एक रेप्यूटेड ए ग्रेड बिल्डर थे, उनके पास मैंने इंटरव्यू दिया क्योंकि शादी करनी थी। ऑब्वियसली उनको बताना था कि मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने मुझे बेसिकली साइट इंजीनियर का जॉब दिया, सुपरवाइजर होता है एकदम बेसिक। तो वहाँ से मैंने उस ए ग्रेड बिल्डर के पास मेरा करियर स्टार्ट किया और उसके बाद उसी बिल्डर के पास मैं 12-15 साल था और वहाँ से लेके मैंने साइट सुपरवाइजर से लेके साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट हेड, देन एजीएम, जनरल मैनेजर एंड फिर रियल इस्टेट में सेल्स में आ गया। फिर कुछ दिनों के लिए वीपी का पोस्ट मिला और उसके बाद लगा कि चलो यार कुछ अपना करते हैं। लोगों की बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने जो जिनको रिक्वायरमेंट थी इस नॉलेज की कि हम लोग उसको गाइड कर पाए। तो फिर मैंने अपना करियर चेंज करके रियल इस्टेट में मैं आ गया। तो ये जर्नी काफ़ी अप एंड डाउन थी जो सब लोग करते हैं, सभी की ऐसे नहीं कि मैंने ही स्ट्रगल किया है, सबकी यही ऑलमोस्ट स्टोरी होती है। हर एक बंदे की स्टोरी यही है। मेरे साथ जितने लोग थे, मेरे दोस्त थे, सारे हम लोग उसी फेज से जा रहे थे और आज भी हम लोग साथ में हैं। जितने मेरे दोस्त हैं, हम लोग जो करियर के शुरू में थे, आज भी हम लोग साथ में हैं। तो वो एक गुड फील है कि चलो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे और सभी ग्रो हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग 1-2 लोग हैं जो ग्रो हो रहे हैं या 1-2 लोग पीछे छूट गए, ऐसा नहीं। हम लोग सबको साथ में लेके चल रहे हैं, तो आज भी हम लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो यही जर्नी थी छोटी सी। नहीं सर, ये काफ़ी मोटिवेटेड जर्नी है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ है। ये जो घर है मेरा, जिसको आज हमने हमारा स्टूडियो बनाया है, ये घर लेने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, इनका बहुत बड़ा रोल है, वास्तु शेयर का बहुत बड़ा रोल है। और मतलब ये एक ट्रस्ट है सर जो बिल्ड होता है, उसी ट्रस्ट की वजह से हम लोग घर ले पाते हैं। तो एक इमोशनल कनेक्शन रहता है। घर मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है, जिंदगी रहती है, हम कह सकते हैं। मुझे ये जानना है कि इतना बड़ा रोल छोड़कर आपने बिजनेस, जो एक बिजनेस को रिस्क बोलते हैं, तो इट्स अ रिस्क टेकिंग फैक्टर, तो आपने कैसे, क्या मोटिवेशन था इसको शुरू करने के पीछे? एक्चुअली जब मैं कंस्ट्रक्शन में था, उसके बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कोविड के टाइम में कि आप सेल्स में आओ, तो वो सो कॉल्ड ये होता है ना कि आप टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो, 10-12 साल से आप परफॉर्मर हो, बेस्ट इंजीनियर की अवार्ड आप ले रहे हो, कई सारे अवार्ड में ले चुका था तब तक। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सेल्स में डाल रहे तो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा था कि सर अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं जॉब चेंज कर लूँगा,
मेरे लायक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बिठा के समझाया कि नहीं बॉस, तेरे पास कुछ अलग चीज़ है जो तेरे को तू यूज़ कर सकता है सोसाइटी के लिए। तो वो एक मोमेंट था मेरे लाइफ में जब मैं कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट में शिफ्ट हो रहा था। तो पहले तो महीने भर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। लोग आ रहे हैं मेरे से गप्पे लड़ा रहे हैं और फ्लैट ले रहे, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं 1 महीने के बाद मेरे बॉस के पास गया, मुझे याद है, और मैं उनको बोला कि सर मेरा कुछ गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है। बोले क्या हुआ? मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे फ्री में पेमेंट मिल रहा है, ऐसा मुझे वो टाइम में लग रहा था। तो उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें वो रिपोर्ट में ऐसा था कि मैंने जब सेल्स ज्वाइन किया था, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में 10 सेल्स मैनेजर ने 2018-19 में सबने मिलके 192 यूनिट समथिंग कुछ पूरे साल का उनका सेल था। और जब मैं सेल्स में गया तो मैंने पहले ही मंथ में 5 या 6 बुकिंग कर लिए थे, जो बाकी नॉर्मल सेल्स मैनेजर को करने में 3 से 4 महीने लगते थे वो टाइम में। तो और उसके बाद मेरा लास्ट मंथ का सेल था 371 यूनिट। तो जितना पूरे साल का सेल नहीं था, वो हम लोगों ने 1 महीने में बेचा था, पूरे टीम ने मिला के। ऑब्वियसली मैंने अकेले ने नहीं। सो वो एक उन्होंने स्पार्क मुझे दिया कि मेरे पास कुछ चीज़ है जो मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब बहुत ज़ोर से हो रहा था और मैं खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा था और पोजीशन डिपार्टमेंट में हेड कर रहा था। तो पोजीशन डिपार्टमेंट जब मैं हेड कर रहा था तो बहुत सारे फ्लैट्स थे जो उस टाइम के सेल्स मैनेजर्स ने सेल नहीं किए थे। और मेरी एक आदत थी कि मैं हर वीक में या मंथ में एक रिपोर्ट सेंड करता था मैनेजमेंट को, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स अभी तक सेल नहीं हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस या उसका लाइट बिल या उसको लगने वाला एक्सपेंडिचर मुझे उनसे बजट में बढ़ा के लेना पड़ता था हर महीने में। तो वो हर महीने का जब मैं रिपोर्ट भेजता था तो उनको टेंशन आता था कि इतने सारे फ्लैट बन के रेडी है बट सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो उन्होंने मुझे वो बात बताई कि तुम कितना भी कंस्ट्रक्शन कर लो, अगर वो सेल नहीं हो पाया सो हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ अपने को रुकना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्ट पे कम से कम 15 से 1000 लोग काम कर रहे, 1500 1000 या 2000 लोग काम कर रहे थे, 56 इंजीनियर्स थे। तो ये इतना बड़ा टीम कब चल सकता है जब सेल हो, वो प्रोजेक्ट होगा। सो ऑब्वियसली तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि आप सेल्स में आ जाओ। और सेल्स में जब गया तो मुझे टेक्निकल नॉलेज था। आज के डेट में क्या हुआ है कि पूना में जो क्राउड है वो मोस्ट प्रोबेबली जो क्राउड है वो आईटी से बिलोंग करता है या एजुकेटेड क्राउड है। तो वो क्या करता है कि आप वो एआई आ गया अभी, तो गूगल पे जाता है, वो क्वेश्चनरी डालता है कि क्या मैंने क्वेश्चंस पूछने चाहिए सेल्स मैनेजर को, या मुझे घर लेना है तो क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, क्या चीज़ें मैंने देखनी चाहिए। तो ये चीज़ें वो पढ़ के आता था, और पढ़ के आता था तब जब वो पूछता था कि आपके यहाँ पे स्टील कौन सा यूज़ होता है। तो जनरल अगर सेल्स मैनेजर है, वो एमबीओ करके आया हुआ बंदा है, उसको क्या पता है कि साइट पे कौन सा स्टील यूज हो रहा है। जब मैं उसको बोल रहा कि हम लोग एफी 400 या 500 का स्टील यूज कर रहे हैं, या कंक्रीट हम लोग ओपीसी यूज कर रहे हैं या पीपीसी यूज कर रहे हैं, 53 ग्रेड यूज कर रहे हैं, ये वाला सीमेंट यूज कर रहे हैं, जब टेक्निकल चीजें मैं बताने लगा तो जो बंदा था जो क्वेश्चंस लेके आता, जिसको जो रिक्वायर्ड था आंसर, वो मैं दे पा रहा था क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से आता था। और जो सेल मैनेजर होते हैं वो एमबीए करके आते हैं, जिनका बैकग्राउंड सिविल से रिलेटेड नहीं होता है, तो वो क्या ही आंसर करें। या कोई पूछता था कि टीडीआर कितना लोड हुआ है, तो टीडीआर क्या होता है, एफएसआई क्या होता है, ये ऑर्डिनरी इंसान को ये बातें तो पता नहीं होती। तो एफएसआई कई बार एफएसआई पूछते, कई बार तो क्या होता है हमारे ही फील्ड के कोई जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज उनको लेके आते हैं लोग, और वो पूछता है यहाँ पे एफएसआई कितना यूज होता है। तो उसको मैं पहले पूछता था कि एफएसआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आप बताओ। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स ये है, तो वो एफएसआई, तो वो सेल्स मैनेजर क्या ही बता पाएगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, मुझे वो नॉलेज थी, वो चीज़ें मुझे पता थी, कंस्ट्रक्शन के बारे में पता था, तो मैं आंसर कर पा रहा था। तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था कस्टमर का, जो मैं देख पा रहा था कि कस्टमर को जो चाहिए वो टेक्निकल आंसर्स चाहिए, जो मैं दे पा रहा हूँ एज अ इंजीनियर, नॉट अ सेल्स पर्सन। तो वो आंसर जब उनको रिलेट कर रहे थे उनके आंसर से, तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो मेरा अगर एवरेज देखा जाए तो मार्केट का एक एवरेज होता है कि 7 to 8% होता है आपका कन्वर्जन रेशो, यानी आपके पास 100 लीड आए तो उसमें 7 to 8% ही लीड क्लोज साइट विजिट होती है। और जब साइट विजिट 100 विजिट हो जाए तो उसके बाद 7 to 8% लोग आपके पास घर लेते हैं। ये पूरे मार्केट का ओवरऑल रेशो है।
और अगर आप पूछो तो मोर देन 30 और 35% मेरा एवरेज रेशो रहा है पूरे सेल्स करियर में, कि मैं 100 लोगों को मिला तो वहाँ से 35 लोगों ने मेरे से घर लिया है। उसका रीज़न ये था कि उनको जो आंसर्स चाहिए, जो उनको आजू बाजू एरिया में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या चल रही है, या कंस्ट्रक्शन, या ये एरिया कैसे डेवलप होगा, ये मैं आंसर कर पा रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसको रिलेट करती है कि आपकी जो नॉलेज है, या 3 चीज़ें होती है सेल्स में। जब आपको घर बेचना है तो सिंपल फंडा है, आपको रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आपको क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए, या आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, या जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि बंदा आता है तो वो ये सोच के आता है कि मुझे घर लेना है, और वो पहले ही गूगल से सारा सर्च करके आता है कि ये फ्लोर प्लान क्या है, ये बिल्डर क्या है, इसके कितने डेप्थ है, कितने प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए, कितने प्रोजेक्ट इसके अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। ये पूरा नॉलेज लेके आता है। वो आता है वहाँ पे बैठ के पूछने के लिए मेरे सेल्स मैनेजर को कि मेरे जेब में इतना पैसा है, वो सफिशिएंट है या नहीं है, या उसको पुश करना होता है। आप जनरल अगर आप देख लो, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप दोस्त को ढूंढते हो, और दोस्त को जब डिसीजन लगता है तो आप उसको एडवाइस करते हो। बिल्कुल वैसे ही होता है कि आप अपने लिए लड़की देखने जाओ तो दोस्त को पूछते हो कि अच्छी है या नहीं, या घर वालों को पूछता हो। तो सेम घर का भी वैसे ही होता है। तो आदमी उस लेवल को जाने के लिए उसको पुश करना पड़ता है, और पुश करने के लिए वो उसी का सुनेगा जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट आएगा। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था या प्लस पॉइंट था मेरा, कि मैंने पहले वैल्यूएशंस को लेके अलग अलग साइट्स विजिट्स किए थे, वहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती, क्या चीज़ें कर सकते हैं वो पता था। फिर पूरा कंस्ट्रक्शन का मैंने स्टडी किया था, एक्सकेवेशन से लेके पोजीशन तक सारी प्रोसेस मैंने फॉलो की थी, और उसके बाद मैं सेल्स में आया था। तो वो मेरे लिए इजी टास्क था सेल्स। तो इसी तरीके से मैं कंस्ट्रक्शन से शिफ्ट होके रियल एस्टेट में आ गया। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के पास कोई टेक्निकल दोस्त नहीं है जो सही सलाह दे पाए, इसीलिए जॉब छोड़ के लोगों को सही सलाह देने के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं कंपनी में जब काम कर रहा था तो मैं सही बता नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब बेचने में लगे पड़े हैं, सबको माल बेचना है, किसी को गाइड करने के लिए टाइम नहीं है। तो वो टाइम कोई तो दे, इसीलिए मैंने मेरा जॉब क्विट करके मैंने वास्तु शेयर स्टार्ट किया। और शायद इसी वजह से आज बहुत सारे लोग बिल्डर की जगह कुछ ऐसे जो सलाहकार रहते हैं, जो अच्छी सलाह दे, अच्छी तरीके से गाइड करे कि घर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करनी है। शायद इसलिए हमारे जैसे लोग भी आपके जैसे कंपनीज की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप कंपनी की चेयर पे बैठे हो तो आप कंपनी के बारे में अच्छे ही बता सकते हो, आप गलत चीज़ें नहीं बता सकते हो, आप निगेटिव पॉइंट्स नहीं बता सकते हो। बट जब आप फ्रीलांसर करके काम करते हो, जब आप कस्टमर्स के लिए काम करते हो, तो आप सही चीज़ें बता सकते हो, गलत चीज़ें बता सकते हो, सही चीज़ें बता सकते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप उनको बता सकते हो। तो वही एक प्लस पॉइंट है कि आप जॉब में ही वो चीज़ नहीं कर सकते हो जो आप बिजनेस में कर सकते हो। जो जिस चीज़ के लिए मैंने कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि मैं लोगों को सही सलाह दे पाऊँ। सर, ये वास्तु शेयर इस नाम में क्या खासियत है? मतलब ऐसी वास्तु शेयर ये कुछ अलग है? जब कंपनी स्टार्ट करनी थी तो जो मेरा पार्टनर है अभी अजिंक्य और रोनित, तो हम लोग बैठे थे गार्डन में सोसाइटी के और सोच रहे कि क्या नाम दे क्या नाम दे। तो मैंने कई सारी रिसर्च की थी वास्तु को लेके भी। तो वास्तु जो होता है वो होता है आपका संतुलन और योजना। वास्तु का मीनिंग जो होता है वो होता है संतुलन और योजना, तब जाके वास्तु बनता है। और शेर होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास या निडरता वो होता है शेर। आप अगर देखो तो अपने भारत के चिन्ह भी 4 शेर से बने हैं, बट दिखते 3 हैं। जैसे हमारे केस में भी वास्तु शेर में मैं फ्रंट में दिखता हूँ, मेरे बाजू में 2 शेर हैं जो अजिंक्य और रोनित है, बट एक्चुअल जो शेर है वो उसके पीछे है, चौथा शेर। जो मेरे कस्टमर्स है या मेरा जो स्टाफ है, जो मेरे कलीग्स है, वो एक्चुअली वो चौथा शेर है जो वास्तु शेर को स्टैंड करके खड़ा है। तो इसीलिए वास्तु यानी योजना एंड शेर यानी आत्मविश्वास, संतुलन, तो इसीलिए वास्तु। बहुत बढ़िया सर। सर, आपके बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है? बेसिक फंडामेंटल्स तो सभी वही है कि ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये 3 चीज़ें मैं मेरे
स्टाफ को भी यही बताता हूँ कि आप इमोशंस मत बेचो, आप ट्रांसपेरेंसी बेचो। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि नीड क्या है, कस्टमर्स की नीड्स क्या है, तो जो नीड्स है वही उसको दो, ना कि उसके इमोशंस पे खेलो। तो यही मेरा बेसिक फंडामेंटल है कि आप ईमानदारी से काम करो, ट्रांसपेरेंसी कस्टमर्स को दिखाओ और ह्यूमैनिटी रखो कि हाँ ये चीज़ इतने में है तो इतने में ही है। तो यही मेरा बेसिक फंडा है। तो इसमें ऐसा कौन सा पल आया जिस जिस पल ने आपको प्राउड फील करवाया? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए, क्योंकि हर एक बंदे का सपना होता है, दो चीज़ें होती है लाइफ में उसको करनी, एक तो शादी और दूसरा घर। और आपको अगर किसी को घर दे रहे हो तो वो हर मोमेंट प्राउड ही होता है आपके लिए। बट कई बार जैसे मुझे याद है कि एक ओल्ड एज फैमिली थी और उन्होंने मेरे से घर लिया, उन्होंने पूरी लाइफ काम किया और जो उनका पेंशन वगैरह था या जो भी चीज़ें उन्होंने पूरे लाइफ में सेव करके रखी थी उससे उन्होंने घर लिया। और जब मैं उनके पोजीशन के बाद जब उनके घर गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ललित हमने घर नहीं सुकून खरीदा है। अरे तो वाह! वो जो चीज़ थी जब वो उन्होंने बोला कि ललित हमने घर नहीं सुकून लिया खरीदा है, है। खरीदा है और वो आपने दिया है, तो वो एक अवार्ड मिलने जैसा मोमेंट था कि आपको कुछ बड़ा अवार्ड मिला है, कि आपने कुछ अच्छी चीज़ की है, किसी के साथ अच्छा किया है। तो वो फीलिंग जो थी वो हमेशा मोटिवेट करती है, या वो चीज़ हमेशा आगे ले जाने के लिए मोटिवेट करती है। पिछले 10 साल में जो रियल एस्टेट में बहुत सारे बदलाव आए, तो एक ऐसी हाइप भी दिख रही है कि रियल एस्टेट बूम करके जा रहा है। तो ये कितना सही है? मतलब जो प्राइस की हाइक हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा या इधर ही ऐसे ही रहेगा? नहीं, नहीं। अभी अगर देखा जाए, ग्लोबली भी देखा जाए तो हर चीज़ बढ़ती जा रही है। इंडिया में कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है। पर्टिकुलर अगर मैं पूना की बात करूँ तो पूना में आईटी सेक्टर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उसी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिंग रोड पूना के लिए सजेस्ट किया था, जिसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक रिंग रोड जो इंटरनल रिंग रोड था वो 70% कंप्लीट हो चुका है। नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दिख रही पूना के लिए। तो इसी वजह से, और पहले क्या था कि पहले लोकल बिल्डर्स ही पूना मार्केट रन कर रहे थे। बट आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो आदित्य बिरला उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है शिवाजी नगर में। फिर आपका बजाज यहाँ पे गोदरेज यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद में अगर आप देखो तो हीरानंदानी ने लास्ट मंथ में एक बड़ा सा लॉन्च किया है। रुस्तम जी यहाँ पे लैंड सर्च कर रहे हैं। लोधा की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये बड़े प्लेयर्स आते हैं जो टेक्निकल्स या आपकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए काफ़ी हद तक काम करते हैं, तो ऑब्वियसली पूना मार्केट और ग्रो हो जाएगा। अगर आप देखा जाए तो आज पूना की अगर रेंज देखी जाए तो 4,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके आज पूना में 25,000 स्क्वायर फीट तक का भी सेल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ हार्डकोर सिटी की, पूना सिटी की, तो वहाँ पे प्रभात रोड या कोथरूड इस एरिया में 18,000 प्लस का रेट आज की डेट में मिल रहा है। सेम टाइम में लोहेगांव, धानोरी, चरौली ये एरिया में 4,000 के आसपास का रेट भी आज मिल रहा है। तो ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। जैसे आप गोल्ड का देखा जाए तो गोल्ड भी आज के डेट में और 20 साल के पहले अगर रेट देखा जाए तो काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन बहुत, दिखता है। यस। सो सेम है, रियल इस्टेट में भी जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट स्टक हो जाएगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। ये मार्केट और ऊपर जाता जाएगा। तो जो जिनको जिनको घर लेना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप आज ही परचेस कर लो। जो खरीदार, जो कस्टमर्स रहते हैं, उनकी क्या गलतफहमी रहती है कि वो घर लेने तो जाते हैं लेकिन ये गलतफहमियां साथ लेके चलते हैं? उनको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वही एक्चुअल कॉस्ट होती है, बट हालांकि वो चीज़ नहीं है। अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही नहीं होती है, लैंड कॉस्ट सबसे पहले आती है, देन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होने से पहले आपको कई सारे टेक्निकल चालान निकालने पड़ते हैं, टीडीआर लेना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्निकल जो स्टाफ लगता है, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कंसल्टेंट लगते हैं काफ़ी सारे, तो उनकी कंसल्टेंट की फ़ीस होती है। और ये सारा होने के बाद फिर मार्केटिंग के लिए खर्चा होता है। तो अगर ये सारे एस्पेक्ट अगर कंसिडर किया जाए तो ये बहुत मीथ है या गलत फहमी कस्टमर्स के माइंड में होती है कि यार कंस्ट्रक्शन को तो 2,000 या 2,500 रुपया लग रहा है और बिल्डर मेरे से 9,000 का रेट ले रहा है। बट आज में बिलीव मी, ये मोर देन 5,000 रुपीज़, मोर देन 6,000 रुपीज़ आपको लैंडिंग कॉस्ट होती है बिल्डर को, ये सारे कैलकुलेशंस ऐड करने के बाद। तो
ये बहुत बड़ा मिथ है या गलतफहमी है कस्टमर्स के माइंड में कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही सेल कॉस्ट होनी चाहिए। सर कौन सी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये कैसे पहचानें? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, बट सबसे मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो उस एरिया की कनेक्टिविटी क्या हो सकती है। देन सेकंड थिंग आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो बिल्डर है वो कितना रिप्यूटेड है, उसने कितने सारे फ्लैट्स डिलीवर्ड किए आज के डेट में। और सेकेंडली कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। अगर आप 1 CR का फ्लैट ले रहे हो तो उसमें आपको कितने रेंट रिटर्न्स आ रहे हैं, वो बेयर मिनिमम 3% रिटर्न्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सर रेरा ने कस्टमर्स को कितना सुरक्षित किया है? मेरे हिसाब से रेना ने काफ़ी हद तक कस्टमर्स को सुरक्षित कर दिया है। आज कोई भी महारेरा का वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके कोई भी प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स ले सकता है, जैसे कि वहाँ का सैंक्शन प्लान, कितना एरिया वहाँ पे है, कितने डॉक्यूमेंट्स उसने फुलफ़िल किया है, लिटिगेशंस है या नहीं है। तो हर चीज़ आपको रेरा के महा वेबसाइट पे मिल जाती है, जिसको लेके आप एक बार चेक कर सकते हो उसमें लिटिगेशंस है या नहीं है। कंप्लायंस भी वही वही सारी से? चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है आपको। एंड सेकेंडली एक एस्क्रो अकाउंट होता है रेरा का। अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो उसमें उसको कंपलसरी एस्क्रो अकाउंट करना पड़ता है, उस अकाउंट में वो सारा पेमेंट जाता है। सो पहले क्या होता था कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके वहाँ से बुकिंग उठाता था और वो पैसे से दूसरी जगह पे लैंड परचेस करता था, और जब तक वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता था। तो आपने सुना होगा कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रोजेक्ट का पोजीशन ही नहीं मिला है। सो उसका रीज़न ये था कि उनको कोई कंट्रोल नहीं था। बट आज के डेट में रेरा ने वो कंट्रोल लाया कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो उसमें से 70% आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करोगे, 30% को भी आपको हर चीज़ रेरा में सबमिट करनी पड़ती है। सो बेसिकली रेरा ने काफ़ी हद तक आज की डेट में कस्टमर्स को सिक्योर कर दिया है। सर पुणे में अगले ग्रोथ कॉरिडोर कौन से रहेंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? वैसे देखा जाए तो पुणे हर जगह से ग्रो हो रहा है, बट मेरे हिसाब से जो रिंग रोड अभी बन रहा है तो उसके नियर बाय, जैसे खराड़ी वाघोली एक्सटेंशन, ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे काफ़ी हद तक नई चीज़ें आ रही है, बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो वाघोली एक्सटेंशन एक एरिया है जहाँ पे इजीली आपको अप्रिशिएशन मिल जाएगा। देन पुनावड़े रावेत एक एरिया अभी मुंबई की तरफ का जो क्राउड है उनके लिए काफ़ी ईजी एक्सेसिबल है, या पीसीएमसी के लिए भी काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए भी काफ़ी स्कोप है। तो ये जो कॉरिडोर है पुनावड़े रावेत या फिर ईस्ट पुणे की तरफ देखा जाए तो एक्सटेंशन वागली वाला, खराड़ी वाला, तो ये बेल्ट जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे समझ आएगी। तो ये आपने जो अभी एरियाज बोले जिनके नाम लिए, इसमें ऑलरेडी आईटी हब्स डेवलप हो रहे हैं बहुत से, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक भी बहुत डबल हो रहा है ये। ऑब्वियसली वो तो होगा कि गुड़ है तो मक्खी आएगी, वही जी। सेम चीज़ है। जैसे हिंजौड़ी अगर आज के 3 साल 4 साल पहले देखे तो हर डेवलपर हिंजौड़ी की तरफ भाग रहा था, उसको लग रहा था आईटी पार्क है वहाँ पे इजीली सेल हो जाएगा। बट अभी रिसेंटली खराड़ी मार्केट, आईटी मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, तो ऑब्वियसली खराड़ी है तो फिर वाघोली वो वाला नियर बाय एरिया वो डेवलप हो रहा है। हिंजौड़ी अब आज भी, आज के डेट में भी हिंजौड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, मान तक आगे तक हिंजौड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सेम पुनावड़े रावेत उसको एक्सेसिबल है, तो आईटी पार्क की वजह से डेफिनेटली ये ग्रोथ मिल रही है। तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि लोग चाहते हैं कि हमारा वर्किंग स्पेस एंड लिविंग स्पेस एक ही जगह पे हो या आजू बाजू में ही हो। सर कस्टमर्स ने घर बुकिंग के पहले कौन सी रेड फ्लैग्स देखे? कि क्लियर टाइटल अगर नहीं है लैंड का, कि उसमें कोई लिटिगेशन है या नहीं है, रेरा में जाके आप चेक कर सकते हो, तो उसमें येस एंड नो लिखा होता है, तो वो लैंड क्लियर टाइटल लैंड है या नहीं है। सेकंड, रेरा के सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट हुए नहीं हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे बिल्डर्स 7-8 फ्लोर तक का बेसिक सैंक्शन ले लेते हैं एंड लॉन्च करने के टाइम वो 20th फ्लोर का भी फ्लैट सेल करते हैं। तो वो भी आपको देखना ज़रूरी होता है कि उस प्रोजेक्ट का सैंक्शन कहाँ तक लिया हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ जो होता है कि कई सारे बिल्डर्स जो होते हैं वो एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं,
तो वो अलग अलग आपको पेमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं, तो वो भी एक थोड़ा रेड फ्लैग होता है कि कुछ उसमें ट्रिक होता है कि जहाँ से कस्टमर्स को वो डाइवर्ट कर पाए। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कि लैंड क्लियर टाइटल, रेरा सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट है या नहीं, एंड मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है ऑब्वियसली। सर ये जो प्री लॉन्चिंग ऑफर्स रहते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग इतनी जोरों शोरों से होती है कि एकदम धूम मचा देते हैं, तो ये फायदे के सौदे होते हैं या रिस्क रहती है इसमें? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखा जाए तो अगर आप रेप्यूटेड बिल्डर के पास, ग्रेड बिल्डर के पास अगर प्री लॉन्च में फ्लैट ले रहे हैं तो उतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे कंप्लायंसेस ऑलरेडी कवर किए होते हैं। बट डेफिनेटली अगर कोई अपकमिंग बिल्डर है या फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, आप प्री लॉन्च में मार्केटिंग को देख के सिर्फ अगर करते हो तो मे बी चांसेस होते हैं कि उसका प्रोजेक्ट डिले हो जाए या कंप्लीट ही ना हो पाए। सर आने वाले समय में कौन सा बायर सेगमेंट मार्केट चलाएगा? पूना के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईटी पार्क है, तो आईटी वाला जो क्राउड है या इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक पूना में बढ़ चुकी है, तो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स है या फिर जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो एक स्टेबल मार्केट ला सकते हैं। एंड यूजर्स जो है एक्चुअली जो एंड यूज के लिए फ्लैट सर्च कर रहे हैं, यही लोग आगे मार्केट कहाँ पे जाएगा ये डिसाइड करेंगे। सर अभी एआई का ज़माना है और इसमें टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट में या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे बदल रही है? काफ़ी हद तक आज के डेट में अगर आप देखो तो वर्चुअल टूल स्टार्ट हो चुके हैं, डेटा एनालिसिस होता है कई मार्केट में, या आप यहाँ पे बैठ के कहीं पे भी दुनिया में बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वीडियो कॉलिंग्स होती है। तो एनआरआई क्लाइंट्स है जो काफ़ी हद तक जो मुंबई या बैंगलोर में इन्वेस्टमेंट करते थे वो आज पूना शिफ्ट हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है, सामने देखने को मिलती है। अगर आप गूगल अर्थ में भी जाओ तो आपको साइट की एक्चुअल कंडीशन समझ में आ जाती है, एरिया समझ में आ जाता है। आप रेरा में जाके सारे ड्राइंग्स चेक कर सकते हो। तो ये सारा मैटर करता है आपको टेक्नोलॉजी को लेके। अभी एआई आ गया तो एआई ने काफ़ी हद तक बिल्डर्स को भी मार्किंग्स दे दिए कि ये बिल्डर्स की कंप्लेंट्स इतनी आ रही है, इसकी नहीं आ रही है। तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी को रिलेट कर रही है। तो रियल इस्टेट में टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक ग्रो कर रही है। ड्रोन से सर्वे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी ऐप्स यूज़ हो रहे हैं, सेल्स में भी मार्केटिंग के लिए काफ़ी टूल्स आज मार्केट में आ गए। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक मैटर कर रही है रियल इस्टेट में भी। मतलब आप यूएस से बैठे होंगे और इंडिया में खरीदना है तो झट से पट काम हो जाता है। बिल्कुल, आज के डेट में मेरे पास लास्ट ईयर का अगर मैं सेल्स निकालूँ तो 9% मेरा एनआरआई क्लाइंट है, जो दुबई में बैठा है, सिंगापुर में बैठा है, यूएस में बैठा है, वहाँ से मेरे पास बुकिंग कर रहा है। हालांकि उसने देखा भी नहीं कि पूना में कौन से शहर में कौन से बिल्डर के पास कौन से बिल्डिंग में कौन सा फ्लैट उसने खरीदी किया है। और कई सारे लोग मेरे पास ऐसे भी है जिन्होंने ऑनलाइन ही बुकिंग किया, पावर ऑफ पैटर्न देके किसी के साथ खरीदी कर लिया, और उसको जैसे ही एप्रिसिएशन मिल गया उसने सेल भी कर दिया, उसको पैसा भी मिल गया। बहुत सारे केसेस है। तो टेक्नोलॉजी मैटर कर रही है। सर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को कैसे समझा जाए और एक घर खरीदने का सही समय कौन सा रहता है? जहाँ पे सिविक डेवलपमेंट हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल हो, वो एरिया हमेशा ग्रोइंग ही होता है। वहाँ पे रेट्स आपके बढ़ते ही जाते हैं। जैसे हम लोगों ने कई सारे एरियाज़ के लिए बात किया अभी, तो वो एरिया हमेशा ग्रो ही होते जाएंगे, उसका रेट कभी स्टक नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। और अगर सही समय की अगर बात करो तो आपका जिस दिन फाइनेंस है उस दिन आप घर ले लो। आज भी आप लेट हो तो जिस दिन आपके पास फाइनेंस है तो आप आपका घर ले सकते हो, वही राइट टाइम होता है नहीं मतलब सही घर लेने का। एक आम इंसान हमेशा जब पैसे आएंगे तब करेंगे, पैसा आता भी है लेकिन ये सोचने में टाइम गवाता है कि चलो कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन ये इंतज़ार शायद बहुत लंबा पड़ जाता है और फिर जो रेट रहता है वो आम इंसान के बाहर, बस के बाहर हो जाता है। सही बात है कि आदमी लाइफ में हमेशा चाहता है कि मैं 1 नहीं 2 BHK लूँ, 2 नहीं 3 BHK लूँ, तो वो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो जिस दिन आपके पास वो फाइनेंस है, आज की डेट में आपको बैंक्स इस तरीके से हेल्प करती है कि आप अगर 5 लाख रुपीज़ भी लेके निकलो तो आप 2 BHK फ्लैट ले सकते हो, जिसमें आपको बेयर मिनिमम एग्रीमेंट कॉस्ट का 10% अमाउंट प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करना होता है।
एंड 90 to 95% बैंक आपको ऑफर करता है, जो आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है जिसे फायर किया जाता है, उस बेसिस पे बैंक फाइनेंस ऑफर करता है। सो आज के डेट में घर लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ले सकते हो अगर आपके जेब में 5 लाख रुपए भी है तो यही राइट टाइम है, आप आज भी ले सकते हो, घर खरीद सकते हो। सर ऐसी कोई कहानी जो आपको याद रह गई? मेरे करियर में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अभी भी पूरी तरीके से जहन में, बट एक फैमिली की कहानी में नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट एक कहानी थी कि जिसमें जब मैं एक ग्रेड बिल्डर के पास जॉब कर रहा था और एक अच्छे पोस्ट पे चला गया था, तो वो टाइम में काफ़ी सेल्स मैनेजर थे जो मुझे रिपोर्ट करते थे। तो सैटरडे संडे में ऑब्वियसली इतना क्राउड होता था कि हर बंदे के पास 2-2 3-3 वेटिंग होती है। बट बीच वाला जो पीरियड होता है, ऑफ पीरियड, उसमें कम कस्टमर्स आते हैं। तो ऐसे टाइम में फिर रिसेप्शन से मुझे कॉल आता था कि सर 2 कस्टमर्स आए वेटिंग में, तो किसको दूँ, कहाँ दूँ? तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था, मेरा कुछ काम कर रहा था और मुझे रिसेप्शन से कॉल आया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पूछा कि सर एक क्लाइंट आए हैं, एक लेडी है ओल्ड एज, और उनके साथ एक उनका शायद बेटा है जो आए हैं, बट सारे सेल्स मैनेजर बिजी है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि सेल्स मैनेजर्स लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे संडे जब आप कस्टमर्स लेते हो तो आपको लगता है कि कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए जो आपके पास 3 4 5 बीएच के ले ले, तो उसी तरीके से उनको इंसेंटिव मिलते हैं, हर एक का टारगेट होता है। तो जब ऐसा कॉल आया तो मुझे समझ गया कि मेरे सेल्स मैनेजर लेना नहीं चाहते, क्योंकि हर बंदा आपको, हम लोग बोलते हैं ना कि बुक के कवर से जज नहीं करना चाहिए, वैसे तो मैं खुद चला गया उनको देखने की कौन है क्या है। तो मैंने देखा तो एक ओल्ड एज लेडी थी जो गांव से बिलोंग करती थी, और एक यंग बिल्कुल लड़का उनके साथ में था, और वो एकदम से डरे सहमे, क्योंकि मेरा जो ऑफिस था वो 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस था जहाँ पे लोग आके पहले ही डर जाते थे। तो वहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा सा सहमे थे, मराठी फैमिली थे, गांव से आए थे, तो उनको लग रहा था कि हम लोग कहाँ पे गलत जगह पे तो नहीं आ गए। तो वो डर डर के जाने लग गए थे। फिर मैंने उनको रुकाया, बिठाया, उनको पूछा, फिर मैंने उनसे काफ़ी गप्पे लड़ाए बाकी चीज़ों को लेके, उनको पानी दिया, उनको चाय ऑफ़र किया, तो वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो गए। फिर मैंने उनको नॉर्मल तरीके से बात किया, फिर मैं उनको मेरे केबिन में लेके गया, फिर मैंने उनकी सारी स्टोरी सुनी। तो उस स्टोरी ये थी कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों एमआईडीसी में कोई कंपनी थी, वहाँ पे वर्क करके काम कर रहे थे, और उन्होंने 30-35 साल सोलापुर से आके वहाँ पे जॉब किया, फिर भी वो घर खरीद नहीं पाए। बट उन्होंने एक चीज़ अच्छी की, उन्होंने बच्चों को सिखाया। तो उनका बेटा जस्ट आईटी पास आउट था, और उसको कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिला था जिसका पैकेज उनको लगभग ठीक-ठाक था, बट पहला सैलरी हुआ था। तो उनका सपना था कि अगर हम लोग घर लेंगे तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे लेंगे, बड़ी कम्युनिटी में लेंगे, जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा। तो उस बेसिस पे वो आए थे। तो जब मैंने उनसे काफ़ी देर तक बात की, तो उसके बाद वो लेडी ने मुझे बोला कि हम लोग मॉर्निंग से कम 6 से 7 प्रोजेक्ट पे विज़िट कर चुके हैं, और किसी ने हम लोगों से बात भी नहीं की ढंग से। हमारा हुलिया देख के ही वो हम लोगों को बोल रहे थे कि आप तो नहीं ले सकते हो। आप पहले इंसान हो जिन्होंने हम लोगों को बिठा के पानी पिलाया, चाय पिलाया, और बाकी की हर चीज़ आपने हमको बताई। तो उन्होंने मुझे एक कागज़ निकाल के दिखाया जिसमें उनके सेविंग्स कितने थे, उनके पास गोल्ड कितना है जो वो बेच सकते हैं, उनके रिलेटिव्स कौन-कौन हैं जो उनको पैसा दे सकते हैं, कितना पैसा उनको मिल सकता है। तो वो कुल मिला के सारा कैलकुलेशंस उन्होंने दिया था कि सर ये हमारे पास इतना ही है, इसमें अगर आप हमको घर दे सकते हो तो ही हम लोग ले सकते हो, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने इतनी ईमानदारी से वो चीज़ बताई, तो कहीं ज़हन में, आप भी उसी बैकग्राउंड से आए हो, यहाँ पे बैठे हो, तो वो लगता है कि यार ये अपने लोग हैं। जी। तो हम लोगों ने एक पॉलिसी वहाँ पे थी कि फिक्स प्राइस पॉलिसी थी कि हम लोग ₹1 भी कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। बट कई पावर्स आपके पास होते हैं जब आप 10 साल 12 साल कंपनी में काम कर रहे हो। तो फिर मैंने मेरे मैनेजमेंट एमडी को कॉल किया कि सर एक कस्टमर है, उनको ₹82,000 का सिर्फ फ़र्क आ रहा है पूरे फ्लैट में, अगर हम लोग वो दे देते तो उनका बुकिंग हो जाएगा। सो बेसिकली मैं कभी कॉल नहीं करता था मेरे एमडी को कि किसी का प्राइस कम करके चाहिए, तो वो पहले हँसे वो मेरे पे कि कुछ ऐसी चीज़ आ गई होगी, रिलेशन इमोशनल तुम्हारे लाइफ में, तो तभी तुमने कॉल किया। वो समझ गए बैक एंड पे, उनके हँसी में वो चीज़ समझ में आ रही थी। उन्होंने मुझे बिना झिझक बोला कि तू कॉल ले ले, तेरा कॉल है।
तो मैंने उनसे अप्रूवल ले लिया और मैंने उसके लिए पहले 1-2 कॉल किए थे, तो वो लेडी देख रही थी मुझे कि मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। फिर उन्होंने प्राइस तो दे दी, बट तब तक मुझे ये नहीं पता था कि उनका बेटा जस्ट लास्ट मंथ में ही आईटी में जॉब में लगा है, तो उसके पास एक ही सैलरी स्लिप है। तो मैंने तब चाहा कि पहले बैंकर से कंफर्म कर लूँ कि इनका लोन बैठे या नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों जो थे उनकी तो आईटी वगैरह कुछ नहीं थी, वो वर्कर्स थे। तो मैंने जब एचडीएफसी वाले को बुलाया तो बोला नहीं सर, एटलीस्ट मुझे 2 या 3 इनकी सैलरी स्लिप लगेगी, उनका ऑफर लेटर लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो मैंने उनके मैनेजर से बात की, जहाँ पे इनका लड़का जॉब कर रहा था, मैं उनके साथ मैंने डिस्कशन किया कि वो कुछ अंडरटेकिंग दे सकते क्या। तो मैंने ऑब्वियसली मैं इतना बिजनेस दे रहा था बैंक्स को, तो एचडीएफसी ने मुझे इंटरटेन किया, बट उन्होंने बोला कि नहीं सर, इसकी भी हम लोगों को गारंटी चाहिए। तो मैंने मेरे पर्सनल मेल आईडी से उनको उस बच्चे के लिए मैंने गारंटी दी थी कि इनको आप दे दो लोन, अगर 3 महीने की सैलरी स्लिप नहीं आती है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ऐसा सारा जुगाड़ लगा के मैंने उनको फ्लैट दे दिया, और मेरे लिए तो वो एक बुकिंग थी, एक इमोशन था कि चलो यार, मैंने किसी को नीड था और उसको मैंने फुलफिल कर दिया, और मैं भूल गया, मेरा सेकंड कस्टमर आ गया, फिर आगे के काम चालू हो गए। उस चीज़ को 5-6-7 महीना चला गया। फिर उस प्रोजेक्ट का पोजीशन आया, तो हम लोग क्या करते थे कि सारे लोगों को एक ही साथ इनवाइट करके एक बड़ा सा होम हवन रख के इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखते थे, ओपन डे करके, और वहाँ पे सबको बुलाते थे कि आप आओ, पूजा करो। हम लोग ही उनको ऑफर करते थे थाली वगैरह, और आप जाके अपने फ्लैट की गृह प्रवेश की पूजा कर लो। तो मैं और मेरे एमडी हम लोग साथ में खड़े थे लॉबी में सबको वेलकम करने के लिए और वो लेडी आई उसके हस्बैंड के साथ और बेटे के साथ, और उसके आंखों में पानी था। आज भी मेरे को गूज बम आ गए कि उसके आंखों में पानी था कि ये फ्लैट जो हुआ है ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हम लोग आपको ना जानते थे, ना उसके बाद आपके साथ कभी हम लोगों ने बात किया, बट उस दिन आपने कई लोगों को फ़ोन किया, कई लोगों से बात की, तब जाके हम लोगों ने ये फ्लैट लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये घर का इनॉग्रेशन करें, आपके घर से हम लोग पूजा करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग इमोशनल लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और ऐसा लगा कि इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं कि मैं जाके इनॉग्रेशन करूँ। तो मैंने मेरे एमडी को बोला कि सर प्लीज़ आप चलिए, तो वो बोले नहीं, ये तेरा क्रेडिट है, तूने जाना चाहिए। तो मैं गया उनके घर पे, पूजा किया, और मैंने उस लेडी के पैर छुए, और जब पैर छुए तो उन्होंने, पुरानी साड़ी थी, मराठी लोगों के पास होती है, उन्होंने 10 रुपये की नोट निकाली, वो आज भी मेरे पास है, और वो नोट मुझे दी कि सर आपके वजह से हम लोगों का घर हुआ है। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट था, और मैंने जब मेरे मम्मी को बोला ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला कि वो आशीर्वाद है, वो भगवान के सामने रख, उसको खर्चा मत कर। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं कि आपको, वो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ की है। तो जब उन्होंने जो मुझे अप्रिशिएट किया, तो मेरे लिए कोई भी अवार्ड से बहुत, या फिर कोई भी इंसेंटिव या कोई भी पैसे से बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए, जो आज भी मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ। तो जैसे उस दिन आया था, तो कोशिश यही है कि लाइफ टाइम में ये चीज़ करूँ और किसी के ना किसी के काम में आऊँ। तो ये बहुत छोटा एक शॉर्ट स्टोरी था मेरे लाइफ में, जो मुझे ये मोटिवेशन देके गया। सर ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी थी, और डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा जो Yes. बोलते हैं, तो ये शायद आपके ऊपर भी लागू होता है कि शेर को देख के जज मत करो, शेर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो ऑब्वियसली हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, तो कोशिश यही होती कि अगर कोई अपनी लाइफ की पूरी पूंजी घर में खरीदने के लिए लगा रहा है, और उसका यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं है, या उसको कोई गाइड करे, ऐसे कोई बड़ा घर पे बंदा नहीं है, या माँ बाप नहीं है जो गांव में बैठे, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई साउथ की तरफ से आया है, तो इन लोगों को एक कोई हेल्प चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए या इमोशनल हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प देने के लिए कोई बंदा हो, जो हम हो सकते हैं, अगर हम लोग उनके गार्डियंस हो सकते हैं, लोकल गार्डियन यहाँ के, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। सर जो फर्स्ट टाइम बायर्स रहते हैं, फर्स्ट टाइम जो घर खरीदने वाले लोग रहते हैं, उनके वो कौन सी गलतियां करते हैं? वो लोकेशन छोड़ के सस्ता कुछ ढूंढने जाते हो, और फिर लाइफ टाइम पछताते कि कोई चीज़ सस्ता दे रहा है तो ले लेते। वो बहुत बड़ी गलती है फर्स्ट बायर की। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने ध्यान रखनी चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम घर लेने जा रहे हो और आपको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सस्ता मिल रहा है इसलिए लेना चाहिए या नहीं?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो नहीं लेना चाहिए, ये भी चीज़ गलत है। आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो कि जो डेवलपर है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए, तो ये यही मैटर करता है। लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, उसके नियर बाय क्या चीज़ें बन रही है, थोड़ा सा स्टडी कीजिए। कि जैसे कि एयरपोर्ट आ रहा है तो एयरपोर्ट के पास आज के डेट में वहाँ से लेके 20-25 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में 10 साल के बाद अगर आप देखने जाओ तो वो एरिया डेवलप हो जाएगा। तो ये नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पे घर ले रहे हो तो उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये थोड़ा सा देख कर अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप फंसोगे नहीं। आप इमोशंस और बजट के बीच में कैसे संतुलन रखते हो? देखिए, अब जब भी घर लेते हो तो सुनो दिल की और करो दिमाग की। तो जब भी आप घर देखो तो इमोशंस से देखो, लेकिन साइन करते टाइम थोड़ा सा दिमाग यूज करो, यही होता है। सोचो दिल से, करो दिमाग से। करो दिमाग से। सर, जो होम रहता है वो घर कब बनता है? जब उसमें आपकी सुविधा, शांति और अपनापन हो, जो साइज से या प्राइस से ना बने, वो घर होता है। सर, आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हो, और क्या आम लोगों ने भी वास्तुशास्त्र में विश्वास रखना चाहिए? आज के डेट में अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाओ और स्क्रॉल करो तो हर एक रील के बाद आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट मिल जाता है या न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट मिल जाता है, और वो आपको हर अलग अलग तरीके से हर बंदा प्रूव करना चाहता है कि ये सही वास्तु है, ये सही वास्तु है, ये सही वास्तु है। अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करें तो हिंदू कम्युनिटी में जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छी मानी जाती है। जो चीज़ें कुछ सारी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी कि जो हम लोग अच्छी मानते हैं वो गलत मानते हैं। तो वास्तु अगर देखा जाए तो वास्तु में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बट वास्तु का वाइब्रेशन होता है। जैसे मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ बट निकल रही है बाहर, तो ये वास्तु की ये वाइब्रेशन है। और कई ऐसे जगह मैं जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों के घर पे जाता हूँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के यहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद वो एक लगता है कि यार कहाँ पे आ गए हम लोग। तो मैं उस चीज़ को, वाइब्रेशंस को मानता हूँ कि वास्तु का वाइब्रेशन क्या है। और रही बात वास्तु की, जो वास्तु के जो चीज़ें थी, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ब्रिलियंट है। वो जानते थे कि हम लोग नहीं सुनेंगे। अगर सीधी तरीके से अगर किसी को बोला जाए कि भाई ये इसमें जहर रखा है मत पीना, तो वो टेस्ट करके देखेगा। तो वही चीज़ें हो रही थी। तो वास्तु को एक्चुअली हम लोगों का जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी था उसको मिला के वास्तु बनाया था। जैसे फॉर एग्जांपल से हम लोग जहाँ पे रहते हैं इंडिया में, एशिया में, तो एशिया में जो विंड का जो प्रेशर होता है या जो विंड चलता है वो साउथ वेस्ट से आता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकलता है। ये हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ज्योग्राफी में कि यहाँ से एयर आती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकलती है और रोटेट हो रहा है। अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सोते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये साइंटिफिक रीजन है। तो ये सारी चीज़ें वास्तु में कैसे किस तरीके से है, मैं जस्ट छोटी फॉर एग्जांपल से बताता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहला वो कोई भी रील देखो तो आपका किचन साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। अगर वो साउथ ईस्ट में नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो उसके पीछे स्टोरी ये था, उसके लिए ऑब्वियसली साइंस भी है एंड हिस्ट्री भी है कि अगर आप घर बनाते हो, पुराने ज़माने में अगर आपने घर देखे होंगे तो उसमें क्या होता था कि गैस नहीं थे, चूल्हे जलते थे। और घर जब बनता था तो 4 दीवारों का घर होता था जिसमें 4 ही कॉर्नर्स खुले होते थे, ना रूम होते थे, ना कुछ भी ना होता था। और जो आपके वॉशरूम्स होते थे वो घर के बाहर होते थे। तो किचन हमेशा अग्नि कॉर्नर में साउथ ईस्ट में होता था। उसका रीज़न ये था कि जो विंड आता है, जब सारे डोर ओपन है या फिर विंडोज आपने दिए चारों वॉल्स को, तो जब साउथ ईस्ट से आपका विंड आता है तो वो निकलता है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप मान लो कि आप साउथ वेस्ट में आपका किचन बनाओ तो लकड़ी थी, ऑब्वियसली चूल्हे जलते थे, चूल्हे पे लकड़ी जलती थी। तो लकड़ी में अगर धुआं लगता है तो लकड़ी ज़्यादा जलती है, हवा लगती है तो, और धुआं ज़्यादा बनता है, वो पूरे घर में धुआं फैल जाता है। अगेन आप नॉर्थ वेस्ट में जाओ, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट में जाओ तो सेम चीज़ होगी। वहाँ पे भी एयर प्रेशर ज़्यादा आएगा और पूरा घर धुएं से भर जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट में भी है तो लकड़ी ज़्यादा जलेगी, भले आपका धुआं बाहर निकलेगा। एक ही ऐसा कॉर्नर था घर का, अग्नि कॉर्नर साउथ ईस्ट, कि जहाँ पे सबसे कम हवा आती थी, तो लकड़ी कम जलती थी और धुआं भी कम होता था, और वहाँ से ही झरोका बना के वो वहाँ से निकल जाता था। तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ होती थी वो नहीं होती थी, या लकड़ी कम जलती थी। तो एक्चुअली साइंटिफिक रीज़न ये था, बट लोगों ने उसको, आज के डेट में आपके पास हब है, चिमनी है, आप चूल्हा तो जला ही नहीं रहे हो, जी। गैस पे आप सारी चीज़ें कर रहे हो। एमएनजीएल अभी आज के डेट में आ गया, तो क्यों चाहिए आपको साउथ ईस्ट पे। सेकेंड, आपका डोर जो होते थे वो डोर ईस्ट की तरफ ही होने चाहिए, साउथ की तरफ नहीं होने चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आप अगर पुराने ज़माने में कोई भी बड़े बड़े घर में जाते हो या हवेलियों में जाते हो, तो वहाँ पे जो डोर की साइज़ होती थी वो कम से कम 12 फीट होती थी, और बड़े बड़े डोर होता था। बड़े-बड़े। हम लोग जहाँ पे आए हैं इंडिया में, यहाँ पे पुरुष प्रधान संस्कृति रही है पहले से ही स्त्रियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, बच्चों को नहीं थी। तो आपको मॉर्निंग विटामिन डी मिलता है, आपने अगर सुना होगा, आज के डेट में B12 बहुत सारे लोगों का कम होता है। डिफिशिएंसी हो यस, रही है। तो उसका रीज़न है कि वो 24/7 एसी में बैठ के काम कर रहा है, वो धूप में निकल ही नहीं रहा है। तो जी। धूप इतनी ज़रूरी होती है आपके शरीर को, आपके स्किन को। तो पुराने लोग होशियार थे, जब लेडीज़ बाहर नहीं जा पा रही थी तो उनके लिए आंगन होता था बड़ा सा, डोर के आगे। जी। फिर वो वहाँ पे बैठती थी, जब डोर खुला था ईस्ट की तरफ, मॉर्निंग का जो लाइट आता था, तो उसकी वजह से आपके स्किन में वो लाइट मिलता था। तब आपको ईस्ट की तरफ डोर ज़रूरी होता था। अगर आप साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ करो तो मॉर्निंग धूप आएगी नहीं घर पे, नहीं आएगी। तो लेडीज़ को प्रॉब्लम्स होगा। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने ईस्ट की तरफ डोर बनाए। आज के डेट में आप कोई भी सोसाइटी में चले जाइए, आपके लिफ्ट लॉबी में डोर ओपन होता है, वहाँ पे धूप आने का कोई सवाल ही नहीं। तो क्यों ईस्ट बिल्कुल। के लिए, साउथ में क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसका भी साइंटिफिक रीज़न था कि कोई भी पुराने गाँव की तरफ आप चले जाते हो तो जो अपने यहाँ पे स्मशान भूमि होती थी वो साउथ की तरफ होती थी, और बैठे घर होते थे जिनके ज़मीन पे ही घर बनते थे। तो जैसे ही वो आदमी को जब जलाते तो उसमें से निगेटिविटी आती है, और एयर प्रेशर साउथ वेस्ट से ही आता है, तो वो सारा कचरा घर के अंदर ना आए, इसीलिए साउथ की तरफ हम लोग डोर नहीं बनाते थे। बड़े बड़े वॉल्स बनाते थे 7-7 फीट के, कि वो वॉल इतने बड़े हो कि वो कचरा घर में आए ही नहीं। तो इसीलिए साउथ फेसिंग के लिए लोग प्रेफर नहीं करते थे, कि वो गलत चीज़ें घर में ना आए, उसके वजह से हम लोग बीमार ना पड़े। सेकंड, घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो कोई आदमी जाता है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। राइट। तो वो अवॉइड करने के लिए बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी। तो वो रीज़न था कि आपका घर का डोर साउथ पे नहीं होना चाहिए, बट आज के डेट में वैसा है ही नहीं। नहीं। आपके डोर कहीं पे भी खुले, उसके सामने तो कुछ खुली जगह आपको मिलेगी नहीं डोर के। फिर सेकंड, सबसे बड़ा मिथ है कि घर का जो कर्ता पुरुष है वो साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, नैऋत्य में ही होना चाहिए, कि वहाँ पे वो रहेगा तो घर में शांति बनी रहेगी। तो उसके लिए भी वही रीज़न था कि हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में खेती होती थी, और एक बंदा काम करता था और बाकी लोग खाते थे। तो अगेन, जहाँ से विंड आ रहा है, पहले पंखे नहीं हुआ करते थे, तो एक ही कॉर्नर था सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा आती थी, और वो दिन भर अगर काम कर रहा है और अगर दूसरी कहीं पे जगह सो जाए तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, और सेकंड डे वो काम पे नहीं जा पाएगा, वो बीमार हो जाएगा, तो घर खाने के पाले पड़ जाएंगे। तो उसको नींद अच्छी आए, इसलिए उसके लिए वो रिजर्व होता था कि वो वहाँ पे सोए तो आराम से हवा आए वहाँ पे, और वो उसकी नींद पूरी हो और वो दूसरे दिन काम पे जा सके, अच्छा काम कर सके, और जिसकी वजह से पूरा घर खाना खा सके। तो ये उसके पीछे का लॉजिक था, बट आज के डेट में ऐसा है ही नहीं। आज हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, आपके पास सेविंग्स है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो कोई मैटर नहीं करता है। मैं जब वास्तु कोई पूछता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी क्लाइंट को कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो किसी बंदे को लेके आ रहा है 20-25 हज़ार रुपये फीस देके कि मुझे वास्तु में फ्लैट दिखाओ, और वो उसको समझा रहा है, अरे इधर नॉर्थ ईस्ट में ये डोर ये कॉर्नर में। तो मैं उनको एक ही पूछ, और वो फिर वो सब होने के बाद उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब मेरे साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो वो मुझे भी पूछता है कि सर आप बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो वो मेरी आदत होगी, जब तक कोई पूछे नहीं तो मैं अपना नॉलेज देता नहीं हूँ, क्योंकि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो जब वो पूछता है तो मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूँ कि सर आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है,
कि आप रात को 10 बजे सोते हो या 12 बजे सोते हो या 1 बजे, तो वो पूछता है क्यों? तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप 1 बजे रात को काम कर रहे हो और मॉर्निंग 10 बजे तक आप सो रहे हो, आपका वर्किंग आवर्स ही नाइट है, और आप अगर साउथ ईस्ट में घर लेते हो, साउथ ईस्ट में क्या होता है कि सन जो राइज होता है, दक्षिणायन उत्तरायण होता है अपने यहाँ पे, सो दोनों क्वाड्रेंट में साउथ ईस्ट से सनराइज होता है। जब सनराइज होता है तो आप कितने भी एसी लगा लो, कितनी भी बड़ी दीवारें बना लो, सन को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। तो वहाँ से वो, और आज के डेट में माई वन कंस्ट्रक्शन है जिसमें कंक्रीट वॉल होती है, तो वो तपना स्टार्ट कर देती है। एसी कितना भी ठंडा कर लो फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो अगर आप रात को 2 बजे तक 1 बजे तक काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट में आपकी बालकनी होनी चाहिए, या आपका मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, जो 12 बजे के बाद आपको उठाए। तो आप वो देखो सर कि आपका बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो वो उसको लगता है लॉजिक है। जी। मैं वास्तु में जाने से अच्छा, फिर वो उस वास्तु वाले को बोलता है भाई तू रुक जा, फिर वो मुझे पूछता है कि सर आप बताओ कौन सा घर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप वास्तु को देख रहे हो या वाइब्रेशंस को देख रहे हो, या आप आपकी जो वर्किंग स्टाइल है या जो नीड है उसको देख रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ कुछ वास्तु है जिस पे मैं भी बिलीव करता हूँ कि वो वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पे जाने के बाद वो वाइब्रेशंस है, तो वो वाइब्रेशंस को फील कीजिए, ना कि वास्तु को। सर ये वास्तु एक मार्केटिंग हो गया अभी पूरा, मतलब एक बाजार मार्केट हो गया है इसका, और हर कोई वास्तु जैसे आपने कहा कि हर दूसरे रील पे वास्तु की रील आती है या फिर ज्योतिष की रील आती है। मैं इनको गलत नहीं कह रही, जैसे आपने क्लियरली लॉजिकली बताया कि कैसे ये लोग, कैसे पुराने ज़माने से वास्तु चली आ रही है, लेकिन अभी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो वो पूरा बदल के लोगों को समझा रहा है। मतलब एक ही चैप्टर और एक ही स्टाइल से सिर्फ यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ना कि लोगों की नीड्स। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। नहीं, क्या है कि जब मैंने आपको बोला कि मैंने हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम किया, तो जब मैं कंस्ट्रक्शन से रियल इस्टेट में आया, तो जब पहले शुरुआत के 2-3 महीने जब मैंने देखा मार्केट का प्रैक्टिस क्या है, तो हर दूसरे तीसरे बंदे के बाद जो बंदा आ रहा है घर खरीदने, वो वास्तु के लिए पूछ रहा है। तो आदत है, इंजीनियरिंग में था तो वो बैठ के रट्टा मारने की या पढ़ने की आदत गई नहीं थी। तो मैं अप्पा बड़वन चौक में गया एबीसी में, वहाँ से मैंने 10 अलग अलग ऑथर्स की, कुलकर्णी, जोशी, देशपांडे, इनकी सारी वास्तु की बुक्स लेके आया घर पे। उसमें से नोट्स निकाले, 8-10 दिन बैठ के मैंने रात को नोट्स निकाले। तो वाइफ देख रही थी कि फिर से लग गए काम, कुछ कर रहे हैं। तो मैंने वो नोट्स निकाली और उसमें से एक फनल बनाया। तो सभी का जो एंड पॉइंट है वो एक ही है, फनल एक ही है, कि उनके 10 ही चीज़ें हैं जो वास्तु को लेके, ये रास्ते से लेके जा रहा है, वो रास्ते से लेके जा रहा है, लेकिन सभी लोग एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो वो मैंने समझ के ले लिया कि क्या है इसमें, लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो थोड़ा सा समझ के लिया। तो समझ में आ गया कि वास्तु वगैरह कुछ नहीं है, ये आपको डरा डरा के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे, यूज़ कर रहे। तो आप भी वही करो। अगर आपको लगता है कि ये सही है गलत है, तो आप पहले जज करो, चेक करो कि आपकी नीड्स क्या है। जाके मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, पुरानी बुक्स है, उनको जाके पढ़ो, उसमें से नोट्स निकालो, आप समझ जाओगे वास्तु को। सर हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। तो रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डर या बायर, किसे समझना मुश्किल है? ऑब्वियसली बायर। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्ट जिसमें आप खुद निवेश करेंगे? खराड़ी वागोली बेल्ट। तीसरा क्वेश्चन है, रियल एस्टेट का एक मिथ? सभी ब्रोकर एक जैसे होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कॉफी मीटिंग या साइट विजिट? ऑब्वियसली बिल्डिंग बात करती है तो साइट विजिट। ओके। टीम को प्रेरित करने वाली लाइन? क्लाइंट को नॉलेज दो, ना कि इमोशन से बेचो। आपका ड्रीम सेलिब्रिटी क्लाइंट? वो तो अभी नहीं है, रतन टाटा जी ऑब्वियसली, बट उनके जैसा ही कोई कि जो क्वालिटी या वैल्यूज के प्रतीक माने जाते हैं, तो वैसा कोई क्लाइंट है तो वो ऑब्वियसली ड्रीम क्लाइंट है। अगर रियल एस्टेट में नहीं होते तो? मैं शायद आर्मी में होता या सिविल सर्विसेज में होता। एक आदत जिसने सफलता दी? रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। कंसिस्टेंसी? यस, कंसिस्टेंसी। बायर की कौन सी बात चिढ़ाती है? पर रेट का स्क्वायर फीट पे जो भी कैलकुलेशंस हो हमेशा करता है, वो बात पे चिढ़ाती है। कमर्शियल या रेसिडेंशियल? लॉन्ग टर्म के लिए रेसिडेंशियल। आज की लग्जरी जो 10 साल बाद स्टैंडर्ड मानी जाएगी? ईवी चार्जिंग एंड सोलर। सबसे अच्छा
आज तक का कॉम्प्लीमेंट? बहुत सारे लोगों ने दिया है कि आप वकील या डॉक्टर से अच्छा समझाते हो। क्या बात! ये था हमारा रैपिड फायर। अभी हम चलते नेक्स्ट डिस्कशन पे। सर, वास्तुशेर का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? पुणे का सबसे भरोसेमंद कस्टमर साइड कंसल्टेंट बनना है, जो घर के साथ सलाह से वो घर बेचे। सर, आम आदमी के लिए होम लोन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इसका डर कैसे दूर करें? एक्चुअली ईएमआई आपका खर्चा नहीं है, वो आपका एसेट क्रिएशन का टूल है। इस तरीके से अगर आप उसको लेते हो और वो आपकी नेटवर्थ बढ़ा रहा है, ये अगर आप सोच लेते हो तो आपके लिए लोन हर्डल नहीं है। सर, अगर कोई अपने सपनों का घर खरीदना चाहता है, तो आपकी तरफ से उसे कैसी सलाह मिलेगी, कैसी सर्विस मिलेगी जो वास्तुशेर प्रोवाइड करेगा? जिसको घर लेना है, आज भी मैं इजीली अवेलेबल हूँ कई जगह पे मेरे नंबर से, या आपके पॉडकास्ट के लास्ट में भी मैं मेरा वेबसाइट, वास्तुशेर का वेबसाइट और मेरा नंबर, पर्सनल नंबर भी मैं उसमें मेंशन करना चाहूँगा कि अगर किसी को घर लेना है तो मेरे कई जगह पे ऑफिसेस मैंने प्लान किए, जैसे पिंपे सौदागर में कुणाल आइकॉन रोड पे हेड ऑफिस बनाया मैंने, शिवाजी नगर में एक ऑफिस है डेक्कन में, देन उसके बाद में भूसरी में मेरा एक ऑफिस है, उसके बाद धानोरी में पोरवल रोड पे ऑफिस है। तो कई जगह पे वास्तुशेर के ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं या मेरे कलीग्स इजीली अवेलेबल है। हमारा वेबसाइट है जिसमें हम आपको वास्तु कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, आपको कहाँ घर लेना है, अगर आपको आरओआई जो आपका है वो मेंटेन करके चाहिए 3% प्लस का, तो किस एरिया में आपको घर लेना चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपका वर्किंग लोकेशन कौन सा है, उस जगह के नियर बाय आपके बजट में आपको कौन सा प्रोजेक्ट सुटेबल है, वो हम लोग आपको बता सकते, सलाह दे सकते। अगेन जो एनआरआई क्लाइंट्स है, वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनको एक वर्चुअल टूर करा के प्रोजेक्ट की इन आउट पूरी इंफॉर्मेशन दे के उनका जो नीड है या उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको फुलफिल करने के लिए कौन से एरिया में जो अपकमिंग एरिया है, ग्रोइंग एरिया है, जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारा वर्क करता हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि वह रिंग रोड कौन सी दिशा से सबसे फास्ट कंप्लीट हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, कौन सी नई कंपनीज है या कौन से बड़े नए बिल्डर्स हैं जो लैंड परचेस करके पुनः आना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनकी ग्रोथ किस तरीके से होगी। ये काफ़ी नॉलेज मैं दिन ब दिन सर्च करते रहता हूँ या लोगों से मिलके उनकी तरफ से लेता हूँ, तो मैं इजीली आपको बता सकता हूँ कि आपका ड्रीम होम या आपका इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पे सही तरीके से आप ले सकते हो। और उसके बाद भी अगर आप घर लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करके उसको रेंट आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक अलग से वर्टिकल हम लोगों ने बनाया है, जिस वर्टिकल को अलग स्टाफ हैंडल करता है, जिसमें आफ्टर पोजीशन आपको नया कस्टमर रेंट के लिए ढूंढ के देना या वहाँ का कोई सिविल के रिलेटेड आपके जो बेसिक वर्क होते हैं, लाइट लगाना या कर्टन्स के लिए या फैन ट्यूब, जो बेसिक नीड होती है उसके लिए वो हेल्प करते हैं, या माईगेट ऐप का पासवर्ड से लेके आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड नेम चेंज करने तक, अगर कोई रीसेल में लेता है तो उसके लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितना काम हम लोग नए फ्लैट में करते हैं उससे भी ज़्यादा हम लोग जो रीसेल वाले फ्लैट्स होते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपका अप्रिशिएशन हो गया और आपको वो प्रॉपर्टी अभी सेल करके नए जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो वो रीसेल का काम भी हम लोग करते हैं। हमारा एक अलग वर्टिकल वो भी काम करता है। तो अलग अलग टाइप के हम लोग वन विंडो सोल्यूशन है, वास्तुशेर एक विंडो सोल्यूशन है कि कोई बंदा पहली बार घर लेना चाहता है तो उसके लिए हम लोग लोकेशंस और बजट होम सजेस्ट करते हैं। अगर कोई सेकेंड होम लेना चाहता है 1 BHK सेल करके उसकी नीड है 2 या 3 BHK, तो उसके लिए कौन सा लोकेशन, कौन सा एरिया, कितना स्क्वायर फीट एरिया उसको मैच कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे उसका नीड फुलफिल हो रहा है, तो वो हम लोग बता सकते हैं। अगर उसको पहला वाला फ्लैट रीसेल करना है तो उसके लिए भी हमारा वर्टिकल है। कोई इंटीरियर के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए अगर कोई सजेशंस लेता है तो वो भी आर्किटेक्ट का एक ग्रुप हम लोगों ने ज्वाइन करके रखा है कि वो आपको इंटीरियर्स के लिए हेल्प करते हैं। या आपको लोन लेना है तो उसके लिए भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं बैंक के जो आपको एक्चुअल कंसल्टेंसी करते हैं, जिसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते, कि आपका लोन एलिजिबिलिटी उतना है कि आप ये घर ले सकते हो, ये आपका प्री सैंक्शन लेटर आपको डे 1 को मिल जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है। तो मल्टीपल
चीज़ें हम लोग वास्तु शहर में कवर करें, जिसमें आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिल जाए। घर लेने से लेके, सेल करने से लेके, रिनोवेट करने से लेके, डिज़ाइन करने तक सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करें। ओके सर, आपने बताया मतलब अभी वास्तु शेयर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन रियल एस्टेट, और आपने जिक्र किया था कि आपकी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। तो वेबसाइट में कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी और किस किस के लिए मिलेंगी? अभी हम लोग ने जैसे बात किया कि वेबसाइट पे हम लोग जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी है कि जिसमें ऑलरेडी ये सारा डेटा मिलता है। nobroker.com एक फॉर एग्जांपल देना चाहूँ तो, बट उसमें से भी हर एक वेबसाइट में क्या कमी है, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है। जी। और मैं जब 1-to-1 डिस्कशन करता हूँ कस्टमर के साथ, मेरा डायरेक्टली कनेक्ट है, तो मुझे वो चीज़ें पता चलती है कि ये वेबसाइट में ये चीज़ कम है, वो वेबसाइट में ये चीज़ कम है, तीसरी वाली वेबसाइट में ये चीज़ कम है। तो उसमें सब में जो चीज़ें कम है वो मैं चाहता हूँ कि वो सॉल्यूशन उनको वास्तु शहर से मिल जाए। तो वो वेबसाइट में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने बात की। तो वो वेबसाइट आपको उसका लिंक जल्दी आपके पॉडकास्ट से मिल जाएगा लोगों को। ओके मतलब एक पर्सनल टच जो एक बायर को रहता है कि मैं कहीं फंसा ना जाऊँ, कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना जाए, और जो सपनों का घर होता है और वो लेने की जो खुशी रहती है वो एक इमोशन रहता है, और शायद वही वास्तु शेयर के ज़रिए लोगों को मिलेगा। हम यही होप करते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक अपना यू। कीमती समय हमें दिया। आपने अपनी वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन की डेप्थ है वो हमारे साथ शेयर की। और आई होप ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से ये वैल्यू मिलेगी कि घर कैसे लें, घर लेते समय कौन सी जिम्मेदारियाँ है, कौन से रूल्स है जो आपने फॉलो करने चाहिए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मिथ के नाम पे मार्केट में चली जा रही है, उससे कैसे बचें। ये सर ने बहुत अच्छे से समझाया वास्तुशास्त्र एक्चुअल में क्या होता है, पहले मतलब पहले के ज़माने से अभी तक का इम्पोर्टेंस उन्होंने समझाया। और यही आई ओपनिंग पॉडकास्ट हमारे लिए ये था। थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक शायद इसके आगे भी हम पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल, जैसे हमारी ऑडियंस की डिमांड आएगी उस हिसाब से। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू सो मच।